आप सभी साथियों का द एग्ज़ाम सवार के इस लर्निंग प्लेटफार्म पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से क्वेश्चन से। चलिए ज़रा देखते हैं। ये रिलेशन यानी कि संबंध वाला जो क्वेश्चन जो चैप्टर होता है उसका क्वेश्चन है। ज़रा देखिए, इसमें सबसे पहले तो बड़े ही प्यार से क्वेश्चन को पढ़िए, ठीक है। प्यार से कहने का मतलब है कि ध्यान से, केयरफुली तरीके से, क्योंकि इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं इसमें जो शब्द होते हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक। अगर शब्दों से आप चूक गए तो आंसर भी गलत आ सकते हैं। सबसे पहले तो आपको एक सेट दिया हुआ है जिसको जेड कहा है और बताया भी है कि ये जो जेड है वो पूर्णांकों का समुच्चय है, इंटीजर्स है। फिर दूसरी बात कहा है कि इस पे एक संबंध आर डिफाइन किया गया है। इस आर पे, इस जेड पे कुछ इस प्रकार से डिफाइन किया गया है कि जब आप इस जेड का आप एक एलिमेंट लें ए और एक एलिमेंट लें बी और उनको इस प्रकार से कनेक्ट करें, है ना, उनको इस प्रकार से कनेक्ट करें तो आपको जो रिजल्ट मिले वो 3 का मल्टीपल मिले, वही इस आर में आएंगे, वही एलिमेंट इस आर में आएंगे, ठीक है। ये बात इसने कही और तब आपसे पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर आर, तब इनमें से कौन सा ऑप्शन आर के लिए बात सही है। एक को चेक करिए आप, है ना, और ज़रा ऑप्शन को भी गौर से देखिए। ये चौथा ऑप्शन यदि आप देखते हैं डी वाला, तो यहाँ पे इसने इक्विवेलेंस रिलेशन दे रखा है। अब यदि ये डी सही होगा तो इसको ये रिफ्लेक्सिव भी होना पड़ेगा, सिमेट्री भी होना पड़ेगा और ट्रांजिटिव भी होना पड़ेगा, ठीक। आइए एक को चेक करते हैं। जैसे सबसे पहले रिफ्लेक्सिव को चेक करते हैं। यदि आर रिफ्लेक्सिव है, यदि आर रिफ्लेक्सिव है तो ये ए का ए से इसमें संबंध मिलना चाहिए, है ना, ए का ए से संबंध होना चाहिए। आइए देखते हैं, ये आपका रिलेशन है, यानी कि अगर आप इसको ए से ए में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा आपका a + 2a। इसको जब आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3a, ठीक। और जैसे ही आप ये देखते हैं कि ये तो हो गया 3a, इसका मतलब कि ये a चाहे कुछ भी हो, जेड से, a को आप जेड से ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, ये 3 का मल्टीपल बनेगा, यानी कि ये 3 से डिवाइड होगा ही होगा, चाहे ये कुछ भी रहे। इसका मतलब कि अपना जो आर है वो रिफ्लेक्सिव है, कम से कम अभी रिफ्लेक्सिव है। होल्ड करते हैं। अब आपको चेक करना है कि क्या आर सिमेट्रिक है। एक बात और ध्यान दीजिएगा कि या तो आप ट्रांजिटिव चेक कर लीजिए या सिमेट्रिक चेक कर लीजिए। अगर इनमें से कोई हो गया तो ऑप्शन के हिसाब से आपका ये वाला डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। कोई एक चेक करना है। तो आइए सिमेट्रिक चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे? सिमेट्री में आपका क्या कहता है कि यदि ए का संबंध बी से है तो बी का संबंध ए से होना चाहिए, यानी एक बार इधर से इधर देखिए और फिर इसका इधर देखिए, ऐसा होना चाहिए। अच्छा, अब यदि आप इसको लिखते हैं a + 2b, देखिए वैल्यू रख रख के देखना बड़ा कठिन कार्य है, क्योंकि यहाँ पे जो एक सेट दिया है ये एक बड़ा सेट दिया है, पूरा जेड दिया है, इंटीजर दिया है, इनफाइनाइट सेट है, तो इसमें तो रख पाना मुश्किल है। इसको लॉजिकली सेट करना पड़ेगा। तो आइए इसको लॉजिकली अगर आप ऐसा करते हैं तो पहली बात समझिएगा कि यहाँ पे ये दिया है कि ये जो है ना क्या है, a + 2b क्या है, तो 3 का मल्टीपल है, ये याद रखिएगा। क्योंकि ये मल्टीपल है तभी ये r का हिस्सा है ना। ये जो रिजल्ट आएगा वो 3 का मल्टीपल होगा, इसलिए ये r में होगा। तो इसी बात को आप ऐसे लिख सकते हैं a+, मैं 2b को लिखना चाहता हूँ 3b, और जैसे ही मैंने इसको 3b लिखा तो यहाँ पे मुझे एक माइनस का b भी देना पड़ेगा। अब थोड़ा सा इसको अरेंज करते हैं।
देखिए a माइनस बी हो गया और ये हो गया आपका 3b। आप ज़रा ध्यान दीजिएगा कि ये जो 3b है ये तो हमेशा 3 से डिवाइड होगा, तो अब इसके बारे में आपको नहीं सोचना है। ठीक, ये 3b है, ये हमेशा 3 से डिवाइड होगा। और अभी आपने कहा कि ये जो रिजल्ट है ये पूरा का पूरा 3 से 3 का मल्टीपल ही होगा। तो अभी ये पूरा जितना है ये 3 का क्या है, मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है ना। ये पूरा 3 का मल्टीपल है। तो अभी इस पार्ट को निकाल दीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये पार्ट 3 का मल्टीपल है तो ये पार्ट भी 3 का मल्टीपल होना चाहिए, तभी ये पूरा का पूरा। और ये दिया है कि है तो है भी, ये पहले से हम लोग क्लियर है कि ये जो है ये 3 का मल्टीपल है। अच्छा, इसको थोड़ा सा व्यवहारिक रूप में आपको समझने की कोशिश करनी है कि ये कह क्या रहा है। ए और बी के बीच डिफरेंस को आप गैप समझिए, उन दोनों के बीच का गैप, उन दोनों के बीच का क्या समझिए, गैप। ठीक है, ए और बी के बीच की दूरी, गैप को दूरी से भी समझ सकते हैं, ए और बी के बीच की दूरी। ठीक है, ये वर्ड देने से थोड़ा सा इसका आसान हो जाता है अंडरस्टैंडिंग। तो अगर ए और बी के बीच का जो गैप है, जो दूरी है, क्या वही दूरी बी और ए के बीच की नहीं होगी? बोलिए, ये दोनों गैप क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, दोनों गैप क्या होगा, सेम होगा। तो यदि इस गैप को 3 डिवाइड कर रहा है तो इस गैप को भी 3 डिवाइड करेगा। यदि इस गैप को 3 डिवाइड कर रहा है तो इस गैप को भी 3 क्या करेगा, डिवाइड करेगा। और यदि इस गैप को 3 डिवाइड कर रहा है तो यहाँ से ये प्रूफ हो जाता है कि बी का संबंध ए से है। यानी ये पूरा का पूरा रिलेशन, इस पूरे रिलेशन में यदि ए बी बिलोंग कर रहा है तो बी ए भी बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब कि ये रिलेशन क्या हो गया, सिमेट्रिक के लिए भी होल्ड हो गया। तो ये तो ना तो वनली रिफ्लेक्सिव है ना वनली सिमेट्रिक है। अब ट्रांजिटिव चेक करने की ज़रूरत नहीं है। चौथे में आपको भाई जब ये दोनों, ये नहीं सही है, ये भी देखिए ये सही है, ये भी सही है, तो ये दोनों हो नहीं सकते हैं। तो जब ये दोनों सही है और कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें दोनों दिया हो, तो एक ही ऐसा बचता है जिसमें ये आ जाएंगे और तीसरा ज़रूर इसमें आ जाएगा। इसलिए ये जो रिलेशन आर है ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, देखते हैं कि अगले प्रश्न से क्या हमको सीखने को मिलता है। तो ये रहा आपका अगला प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा है। ज़रा इसको पहले तो आप खुद, जो भी क्वेश्चन आपके सिम में रिप्रेजेंट हो रहे हैं, पहले तो आप उनको खुद से सॉल्व कीजिए और फिर डिस्कशन को आगे बढ़ाइए, है ना। इससे आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। ठीक है, तो देखिए ये कहा है कि यहाँ पे एक तो आपका रिलेशन दिया है आर, चलो अच्छी बात है। और ये डिफाइंड ओवर है किस सेट पे भाई, जिसके ऊपर इसको डिफाइन किया गया है वो नॉन निगेटिव इंटीजर्स हैं। कौन से इंटीजर्स हैं, तो नॉन निगेटिव, यानी कि इसमें निगेटिव वाले इंटीजर नहीं आएंगे, बाकी सब आएगा, जैसे 0 1 2 3 4 इस तरीके से। ठीक है, वो सारे आएंगे। चलिए यहाँ पे कहा है कि ये अब इस पे डिफाइंड है, तो किस शर्त के हिसाब से डिफाइंड है, तो इसके लिए ये शर्त है कि अगर एक्स वाई एक, अगर उस सेट से आप ऐसे एक्स वाई लो कि एक्स का स्क्वायर करो और फिर उसमें दूसरे वाई का स्क्वायर करो तो 36 आना चाहिए, तो वही एलिमेंट इस आर में आएंगे। तो अब ये जानना चाहता है कि तो आर में एक्चुअल में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, आर में वो कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। जैसे आप पहले को ज़्यादा चेक कीजिए, तो ठीक है, अगर ये एक्स क्या है, एक्स पहले रखा जाएगा तो जो पहला आएगा वो पहले का है और ये दूसरे का है, तो 0 रखोगे और 6 का ये रखोगे, स्क्वायर करोगे तो ठीक है 36 आएगा, ये आएगा, है ना। अगर ये आएगा तो एक बात ध्यान रखिएगा, आप 6
का स्क्वायर और प्लस 0 का भी स्क्वायर करेंगे तो वो भी आएगा। तो इसका मतलब कि अभी आपको ये लग गया कि 0 भी आएगा और 6 भी आएगा, मतलब 0 6 एक ये भी आएगा और एक क्या आएगा, ये भी आएगा, जबकि इसमें तो बस एक ही दिया है, तो ये नहीं हो सकता है। यहाँ पे ज़रा आइए, ऑप्शनों को ज़रा करेक्ट कीजिए, है ना। तो देखिए, अगर यहाँ पे देखिए कि क्या ये होगा, देखिए इसमें 6 और 0 है लेकिन 0 6 नहीं है, नहीं होगा, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें तो उनमें से कुछ है ही नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो अभी हमारे पास सिर्फ 3 गलत अगर हमने कर दिया तो एक बचता है ये वाला, इसका सही होना इसकी मजबूरी है। यहाँ पे एक और बात ध्यान से समझिएगा कि यदि आप अभी सीख रहे हैं, मतलब कि कोशिश कर रहे हैं बेहतर वे से क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए, तो ज़रूरी है कि जब भी आपके सामने जो प्रश्न आता है उनके सभी ऑप्शनों को देखिए कि वो क्यों गलत है। जैसे अगर आप इसको देखेंगे, जैसे मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। एक तो हमने आइडिया ये पहले दे दिया कि चलो इसमें 6 0 है लेकिन 0 6 नहीं है, तो ठीक है, उसके हिसाब से हमने इसको इजेक्ट कर दिया। लेकिन ज़रा देखिए क्या ये है, क्या ये आएगा कि नहीं आएगा। तो देखिए x के जगह पे जब ये √11 रखेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 11 आ जाएगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो 11 और 25 36 तो होता ही है। ठीक उसी प्रकार इनको भी देखेंगे तो 36 आएगा। ये जितना दिया है सबको देखेंगे तो 36 36 देगा, लेकिन ये क्यों नहीं होगा, आखिर ये क्यों नहीं इस आर के अंदर आएंगे। ये भी आर के अंदर नहीं आएगा, ये भी आर के अंदर नहीं आएगा, ये भी आर के अंदर नहीं आएगा, ये कोई भी आर के अंदर नहीं आएंगे, सिर्फ ये और ये ही आएंगे, इनमें से जो ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, मैंने कहा है कि यहाँ पहली बात कि जो लेंगे आप क्या लेंगे, इंटीजर लेंगे। ठीक, तो एक झटके में भी आप देख सकते थे, इन दो ऑप्शनों को गलत तुरंत आप कर सकते थे कि भाई इसमें जो आ रहा है ना इंटीजर, ये नहीं है, ये भी इंटीजर नहीं है, इसमें आ रहा है ये भी इंटीजर नहीं है, ये भी इंटीजर नहीं है, तो इनमें तो इंटीजर है ही नहीं ना, तो ये तो पहले दृष्टि में गलत हो जाते। अब हमारे पास या तो ये होता या तो ये सही होता। तो अगर ये सही है इस रिलेशन के लिए तो ये भी सही है। ठीक है, तो इस तरह से भी कुछ एनालिटिकल पावर अपनी डेवलप करने की आपको कोशिश करनी है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो देखिए ज़रा, ये भी बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ये सबसे पहले तो प्रश्न को पढ़िए। कहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, जो स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट ये दिया हुआ है, एक स्टेटमेंट ये दिया हुआ है, और इन स्टेटमेंट के बेस पे इनमें से बताना है ऑप्शन ए सही है कि बी की, सी की या डी, कौन सा ऑप्शन सही है। तो आइए एक एक को देखते हैं। कहा है कि पैरेललिज्म ऑफ लाइंस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इसको भाई चेक करते हैं कि लाइनों का जो ये पैरेलल का कॉन्सेप्ट है कि दो लाइनें पैरेलल होती हैं, या जितनी भी लाइन लेना है, इसमें कह रहा है कि ऐसा रिलेशन जिसमें सभी लाइनें क्या हों, पैरेलल हों। जितनी लाइन्स आप लिए उन सभी लाइनों को उस रिलेशन में ले सकते हैं जो एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं। तो जब आप इस पैरेलल लाइन को देखते हैं तो अगर कोई लाइन आप लेते हैं ना, एक लाइन ये ले लिया, एक लाइन ये ले लिया, एक लाइन ये ले लिया, इनका अलग अलग नाम दे दीजिए। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी, ये डी और ये ई। एक बात समझिए, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक कीजिए। अगर हम ये कहते हैं कि ये लाइन ए क्या अब खुद के पैरेलल है, थोड़ा सा आपको ऑड लगेगा, लेकिन समझिएगा कि जो भी लाइन होती है वो अपने आप के भी पैरेलल होती है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव हो गया। क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। और एक बात समझिए कि अगर ये लाइन क्या कहते हैं, ए बी के पैरेलल है तो बी भी ए के पैरेलल है। इसलिए यानी यदि ए का संबंध आर से दिखा, ए का बी से संबंध दिख रहा है,
तो इधर से भी दिख रहा है। यदि लाइन ए पैरेलल है बी के तो लाइन बी पैरेलल है ए का, यानी कि रिफ्लेक्सिव भी हो गया। और रिफ्लेक्सिव भी हो गया तो आप ट्रांजिटिव भी ढूंढ पाएंगे। यदि लाइन ए पैरेलल है बी की और बी पैरेलल है सी के तो सी पैरेलल होगी ए के, या ए पैरेलल होगी सी की। ठीक है, इसका मतलब कि ये जो बात है ये सही है, ट्रू है, कि जो लाइनों का जो पैरेललिज्म होता है वो क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो ये पहला तो सही है। दूसरा देखिए, कहा कि एक्स और वाई में आर एक ऐसा संबंध है, बताया है आगे कि एक्स इज ए फादर ऑफ वाई, एक्स इज ए फादर ऑफ वाई, है ना। तो देखिए एक्स फादर है किसका, वाई का, इस प्रकार का रिलेशन है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्या एक्स फादर है एक्स का, आप कहेंगे ना। फिर आपसे पूछा जाए कि क्या वाई फादर होगा एक्स का, तो ये भी ना। इसका मतलब कि ये फादर का जो रिलेशन है ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है, ये कुछ भी नहीं है। इसलिए ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। तो दूसरा हो गया गलत। तो इसमें सिर्फ कौन सा सही है, ऑप्शन में आइए तो ओनली वन सही है। तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, इसी तरीके से आपको अभी अपने एनालिटिकल पावर को डेवलप करने की ज़रूरत है कि उसके प्रत्येक पहलू पे आपको विचार करना है और घबराना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। ज़रा करिए इस क्वेश्चन को, देखिए क्या है। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आपको एक सेट दिया है, एन का के एक सेट दिया है और इस सेट को बताया है कि ये एन क्या है, इंटीजर्स है। ध्यान रखिएगा, ये एन क्या है, इंटीजर्स हैं। और इस एन पे एक रिलेशन डिफाइन किया है, इस एन पे एक रिलेशन आर डिफाइन किया है। और वो कुछ इस प्रकार से डिफाइन किया है कि आप एन से कोई भी दो ऐसे ही एलिमेंट ले सकते हैं एक्स और वाई जो इस कंडीशन को फॉलो करें, एक्स इंटू वाई इज ग्रेटर देन जीरो हो, एक्स इंटू वाई इज ग्रेटर देन क्या हो, जीरो हो। यानी एक्स वाई को जब भी आप मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाए, जीरो से बड़ा आना चाहिए। चलो अब यहाँ पे ये सेट एन क्या दिया हुआ है, आप सबसे पहले आप देखिए जो सेट एन है वो एक है इंटीजर, और इंटीजर में देखिए एक जीरो भी आता है। इंटीजर में एक क्या आता है, जीरो। यदि एक्स के जगह पे आपने जीरो ले लिया, एक्स के जगह पे आपने क्या ले लिया, जीरो ले लिया, और यहाँ पे वाई आप कुछ भी लेते रहें, तो क्या होगा, ये जीरो से तो हमेशा ये तो जीरो के बराबर होगा, तो जीरो जीरो से बड़ा नहीं होगा। लेकिन सबसे पहले आपको चेक करना है क्या, रिफ्लेक्सिव। अच्छा, ये रिफ्लेक्सिव का क्या मतलब होता है? रिफ्लेक्सिव का मतलब ये होता है कि इस सेट एन में, यानी कि यहाँ जो इंटीजर है, जितने एलिमेंट हैं वो खुद को रिफ्लेक्स करना चाहिए। तो एन में जीरो आता है, एक जीरो भी तो आता है ना, तो ये जीरो क्या खुद को रिफ्लेक्ट कर पाएगा? खुद को रिफ्लेक्ट करने का मतलब है जीरो इंटू जीरो, तो क्या जीरो इंटू जीरो जीरो से बड़ा होगा? नहीं भाई, तो जीरो के बराबर होता है। इसका मतलब कि कम से कम आप एक ऐसा एलिमेंट ढूंढ पाए इस सेट में, इस इंटीजर के सेट में, जो कि इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है। और जब ये इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता है। तो जहाँ जहाँ ये कह रहा है कि रिफ्लेक्सिव है, ये नहीं होगा। यहाँ कह रहा है कि ये रिफ्लेक्सिव है, ये नहीं हो। एक बात ध्यान रखिएगा कि आपको बढ़ना किससे है, ऑप्शन के मदद से बढ़ना है। आपको ऑप्शन की मदद से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि हर बार सब कुछ चेक कीजिए। तो देखिए, आपने कहा कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, यहाँ कह रहा है कि है, तो ये रिफ्लेक्सिव इसके लिए तो हो नहीं रहा है।
तो यहाँ भी गलत, यहाँ भी गलत। तो जब रिफ्लेक्सिव नहीं होगा तो इक्विवेलेंस कैसे होगा? जब रिफ्लेक्सिव नहीं होगा तो इक्विवेलेंस कैसे होगा? ठीक है, तो जब इक्विवेलेंस नहीं होगा तो 3 आपने क्या कर दिया? गलत कर दिया। तो जो बचा उसका सही होना उसकी मजबूरी है, सिमेट्रिक है ना। इसमें आप एक्स वाई, कोई भी ऐसा एक्स वाई ले लो जिसका मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए। देखिए x इंटू वाई यदि इज ग्रेटर दैन जीरो है, तो y इंटू एक्स भी क्या होगा? इज ग्रेटर दैन जीरो होगा। इसका मतलब कि ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक है लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक, एक और यहाँ पे टास्क आप अपने से जोड़ लीजिएगा कि यदि इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव होना होगा तो क्या करना पड़ेगा आपको। इसी रिलेशन को यदि रिफ्लेक्सिव करना होगा, आप चाहते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव हो जाए, तो क्या करेंगे आप? सोच के ज़रा देखिएगा और बताइएगा कि वो कौन सी कंडीशन लगा दें यहाँ पे इस पूरे रिलेशन के साथ कि ये रिफ्लेक्सिव हो जाए। ठीक है, और यदि वो रिफ्लेक्सिव हो जाए तो आप ये भी ढूंढिएगा कि अगर वो रिफ्लेक्सिव हो गया तो क्या वो ट्रांजिटिव होने के लिए क्या चाहिए था उसे, ताकि वो पूरा का पूरा इक्विवेलेंस बन जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो आज के डिस्कशन को यहीं पे हम लोग विराम देते हैं और फिर हम आपसे मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आपसे आग्रह है कि यदि अब तक आप जुड़े हुए हैं, अब तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, वीडियो को लाइक तो अवश्य करें और हो सके तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।